गाइज हम लोग बात करेंगे बैड बैंक के बारे में। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये बैंक बहुत ही खराब है, बैड बैंक, इससे दूर रहो। बट ऐसा नहीं है गाइज। ये बैड बैंक का नाम जो है वो इसके फीचर से जस्ट या इसके कैरेक्टरिस्टिक से जस्ट उल्टा है। ये एक ऐसा बैंक है जो कि हमारे जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो फंसे हुए हैं आज की डेट में एनपीए में। एनपीए समझते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं कि एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया और फिर उसने लोन रिटर्न करने से मना कर दिया, वो रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये लोन अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एनपी हो जाएगा, यानी कि बैंकों का लॉस हो जाएगा। राइट? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बैंक ने अपना पैसा दिया है, लोन दिया है। राइट? लोन रिलीज किया है एक अकाउंट में, अब लोन की वापसी जो है वो नहीं हो पा रही, तो वो अकाउंट एनपीए हो गया। तो आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम में एनपीए की परेशानी बहुत ज्यादा है। आप लोग सभी लोग इससे वाकिफ हैं, जानते ही हैं। तो ये एक ऐसा बैड बैंक है। एक्चुअली इसका नाम गुड बैंक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको हेल्प करता है, उनके एनपी अकाउंट्स को खरीद लेता है। राइट? और उनको उनकी बैलेंस शीट को, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैलेंस शीट को क्लीन कर देता है। मतलब कि ये मान के चलो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो रिस्क होता है कि उनके जितने भी पैसे वापस नहीं आ रहे, पैसों की वसूली नहीं हो रही, यानी कि काफी सारे लोग बैंक से लोन लेकर जो है वो खा गए बैंक का पैसा, तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए बैड बैंक हम लोग को देखने को मिलता है। एक्चुअली में इस बैंक का नाम बैड बैंक इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम लोग को जो बैड लोन्स देखने को मिलते हैं, राइट, एग्जैक्टली, कि लोन्स की जो वापसी नहीं हो रही है, तो उसको ये खरीद लेता है। राइट? तो ये एक प्रकार की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी हम लोग को ये देखने को मिलती है। राइट? जिनका मेन फोकस होता है कि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो एनपीए हो गए अकाउंट्स जो होते हैं, उनको ये खरीद लेती हैं कंपनी, और खरीदने के बाद फिर पर्सनल लेवल पर यानी कि डील करती हैं और हमारे बैंकिंग सिस्टम को जो है वो क्लीन कर देती हैं। मतलब कि उन बैंकिंग सिस्टम में जो एनपीए की परेशानी होती है उसको ये क्लीन कर देती है। अब आप बोलोगे कि सर इससे ये कंपनी को क्या फायदा, ये बैड बैंक को क्या फायदा? तो मैं आपको फायदा समझाता हूं, पहले बहुत ध्यान से समझना, तब जाकर ये चीज समझ में आएगी। गाइस देखो, क्या होता है कि एक एक व्यक्ति है जिसने एक बैंक से 1 करोड़ रुपए एज अ लोन के तौर पर लिया। ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान सुनो। एक व्यक्ति बैंक से इसने 1 करोड़ रुपए लोन पे ले लिया बैंक से। हम मान लेते हैं कि इसने बैंक को 1 रुपया भी वापस नहीं किया। राइट? तो ये व्यक्ति जो है वो क्या हुआ? इस व्यक्ति का अकाउंट एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। अब बैंक क्या करेगी? बैंक डील करेगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ। बैंक बोलेगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कि हमारा ये 1 करोड़ का रिस्क जो है वो आप ले लो। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो एकदम से 1 करोड़ का रिस्क, मतलब ऑब्वियस बात है, वो तो चाहेगी कि उसका प्रॉफिट होना चाहिए। अब वसूली करनी है 1 करोड़ रुपए की, तो एआरसी बैंक को बोलेगी एक काम करो, लाओ मैं तुम्हें 90 लाख जो है वो दे देता हूं और 10 लाख का लॉस तुम झेल लो। राइट? तो ये ऐसी डील होती है। तो इसमें 10 लाख रुपए क्या हुए? तो 10 लाख रुपए, मतलब कि ये मान के चलो कि अगर 1 करोड़ रुपए की पूरी वसूली अगर एआरसी कर लेती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो कर लेती है उस एनपी अकाउंट से, तो सीधे सीधे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख का हो गया, क्योंकि उसने बैंक को जो है वो डिस्काउंटेड रेट में जो है वो रिलीज कर दिया। ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, एक बार और फिर से समझाता हूँ अगर समझ में ना आया हो तो। जैसे एक व्यक्ति जिसने बैंक से 1 करोड़ रुपए लिए, ठीक है, अब वो भाग गया, वो बैंक को लौटा नहीं रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है गाइस कि आप जब बैंक के पास जो लोन लेने जाते हो तो उसमें आपको बैंक में कुछ कागजात गिरवी रखने पड़ते हैं, कोलैटरल्स गिरवी रखने, जमा करना पड़ता है ना उसकी वैल्यूएशन का। तो अब जो बैंक जो होती है, अब ऑब्वियस ही बात है कि बैंक का प्राइमरी काम क्या है कि कस्टमर्स को हैंडल करना लोन्स जो है वो प्रोवाइड कराना लोगों को, लोगों के जो सेविंग अकाउंट जो है उसको मैनेज करना। तो ये प्राइमरी काम हम लोग को बैंक का जनरली देखने को मिलता है कि बैंक लोन देती है और एक सेविंग अकाउंट बैंक में हम लोग को देखने को मिलता है। राइट? तो लोगों के पैसे मैनेज या सेव रखने का काम जो है वो बैंक का प्राइमरी काम है। अब अगर बैंक जो है वो इस प्रकार से वसूली पे निकल आएगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि बैंक के जो प्राइमरी बिजनेस है वो जो है वो डैमेज होंगे। राइट? वो पूरा नहीं कर पाएगी। बात को समझ रहे हो? प्राइमरी बिजनेस पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए एआरसी शुरू हुई, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का आइडिया सामने आया। एक ऐसी कंपनी रखते हैं हम लोग कि जो कंपनी जो है वो बैंक के रिस्क को जो है वो अपने पास ले ले। राइट? तो अब स्टोरी पर वापस आते हैं, वो 1 करोड़ वाली, कि 1 करोड़ रुपए एक व्यक्ति जो है वो लेकर बैंक से भाग गया। तो ये व्यक्ति जो है इसका अकाउंट क्या हो गया? एनपीए हो गया। अब बैंक की बैलेंस शीट पे क्या दिखा रहा है? लॉस दिखा रहा है। अब बैंक क्या करेगी? एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेगी, उसको बोलेगी कि एक काम करो, 1 करोड़ रुपए का लॉस, मतलब ये तुम ले लो और इस व्यक्ति से वसूली कर लो और हमें 1 करोड़ रुपए दे दो। बट एआरसी कंपनी है, एआरसी क्या बोलेगी? नहीं नहीं, 1 करोड़ तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, एक काम करो, मैं तुम्हें 90 लाख देता हूं, डील करनी है तो करो,
वरना फिर जाओ। तो बैंक बोलती कि चल ठीक है यार 90 लाख की डील कर लेते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर बैंक ने 10 लाख का यहां पर लॉस जो है वो झेला। अब आप बोलोगे बैंक ऐसा क्यों कर रही है? आप मुझे समझाओ, 1 करोड़ का लॉस बड़ा है या 10 लाख का लॉस बड़ा है? किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि भैया एक चीज में आपको 10 लाख का लॉस हो रहा है और एक चीज में आपको सीधे सीधे 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, राइट? क्योंकि 1 करोड़ के वापसी आने का कोई ठिकाना नहीं है। वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना रिस्क उठाएगी और फिर उसकी वसूली करेगी। तो बैंक क्या बोलेगी कि चल जा यार, एक काम करते हैं, 90 लाख रुपए मुझे दे और पकड़ ये पूरा रिस्क अपने पास, राइट? तो एआरसी बेसिकली बैंकों का रिस्क ले लेती है और बैंकों को जो है वो सस्ते में सुलटा देती है। मतलब कि बैंक का रिस्क लेके अब बैंक के लॉसेस 1 करोड़ के दिखाने की जगह अगर 10 लाख के बैंक के लॉस दिखाए तो बैंक का लॉस कम हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ कम? यहां पर बात है गेम को समझना। आप बोलोगे कि सर लॉस ही क्यों करना? भैया अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं होगी तो वो 1 करोड़ की वसूली कौन करेगा फिर? बैंक थोड़ा ना उतरती रहेगी बार बार लोगों के पास जाकर वसूली करने, या उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम थोड़ा ना करेगी। इतना इतना बैंक के फिर इससे प्राइमरी फंक्शन हर्ट होंगे। तो इसीलिए ये एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लाया गया। अब उम्मीद करता हूं कि ये बात अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो न्यूज जान लो। तो न्यूज में हम लोग को ये चीज इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि बजट में घोषणा जो है वो की गई एक प्रमुख प्रस्ताव की कि घाटे में चल रही बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए एक बैड बैंक की स्थापना के लिए सभी नियामकों को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। तो जितने भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं बैड बैंक को लेकर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो पास हो गए हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल्स बैड बैंक को लेकर कि जितनी भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो लॉसेस हमें देखने को मिल रहे थे, स्ट्रेस एसेट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे थे, जो बैंक जिससे यानी कि एनपीए से जो बैंक डील कर रही थी, तो अब एक कंपनी जो है वो लाई जाएगी जो कि पूरे बैंक के रिस्क जो है वो अपने पास ले लेगी, राइट? तो ये चीज हम लोग को सामने देखने को मिल रही है। NARCL को सेटअप किया जाएगा, यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सेटअप किया जाएगा। अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल देकर पूरी चीज समझाई थी। तो ये नेशनल लेवल की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हमें देखने को मिल रही है, राइट? और ये एक बैड बैंक है, यही कंपनी एक बैड बैंक है जो कि बैंक के जितने भी स्ट्रेस एसेट्स है यानी कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितने भी हैं तो वो ले लेगी। और बजट के दौरान जो है वो इस चीज की घोषणा की गई है, इस कंपनी को जो है वो सेटअप किया जाएगा। और गाइस प्लान ये है कि जितने भी जो लोन अकाउंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब कि एनपीए अकाउंट्स जो है 500 करोड़ या उससे ऊपर की वैल्यूएशन के, तो उसके लिए ये बैड बैंक जो है वो लाया जा रहा है। इसके अंदर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी होंगी जो कि वसूली को जो है वो मैनेज करेगी, राइट? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये नई कंपनी क्रिएट की जा रही है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक के कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों ही इसके अंदर शामिल होंगे। और मेजॉरिटी जो है वो स्टेट ओन्ड बैंक्स की हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि स्टेट वाले जो बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स जो आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में, वो ज्यादा इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे। और NARCL ये कंपनी जो है उसको इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की भी मदद प्राप्त होगी। और प्राइवेट बैंक्स जो हम लोग को देखने को मिलेंगे वो रेजोल्यूशन प्रोसेस पर जो है वो काम करेंगे, मतलब कि समाधान प्रक्रिया जो है उसका भाग जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब ये जो नई कंपनी जो है गाइज वो पुरानी जो एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से किस प्रकार से अलग है और कैसे ये ऑपरेट करेंगे अलग अलग। तो अभी जो बैड बैंक का प्रपोजल रखा गया है इसमें पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा आइडिया जो है वो सरकार का है, राइट? इसमें मेजॉरिटी ओनरशिप जो होगी वो सरकारी बैंकों के पास ही हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि आइडिया ये पूरा पूरा सरकार का है। और गाइज एट प्रेजेंट जो एआरसी हम लोग को देखने को मिलती है लोन्स पर ज्यादा डिस्काउंट डिमांड करती है। मतलब जैसे आप याद करो हमने एग्जांपल लिया था 1 करोड़ और 10 लाख का, तो वैसे ही कुछ दिमाग में रखो कि ये चाहती है कि बैंक जो है वो इनको और ज्यादा डिस्काउंट दे। मतलब कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ये बैंक से जो है वो जितना मैक्सिमम डिस्काउंट में उठाना चाहे उतना उठा ले। मतलब जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो बैंक से इन्होंने 70 लाख में जो है वो उठा ली। मतलब 1 करोड़ का अकाउंट जो है वो बैंक से इन्होंने 70 लाख में जो है वो उठा लिया। मतलब 70 लाख बैंक को दे दिए, 1 करोड़ का अकाउंट अपने पास रख लिया और फिर वो वसूली करने निकल गए। तो इस प्रकार से इशू हम लोग को देखने को मिलता है, इसलिए वैल्यूएशन इशू आता है। बट जैसे कि ये सरकारी इनिशिएटिव है तो इसमें सरकारी बैकिंग एआरसी की हम लोग को देखने को मिलेगी, बैकग्राउंड पे सरकार अवेलेबल रहेगी, राइट? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, राइट? सरकार का सपोर्ट रहेगा, तो इसके डीप पॉकेट्स भी रहेंगे। मतलब कि ये और भारी मात्रा में अकाउंट जो है वो बाय कर सकेगी बैंक से, और बैंक के जो अकाउंट्स है या फिर उनकी बैलेंस शीट जो है उनको एनपीए से मुक्त कराएगी। बट यहां पर गाइज मुझे सबसे बड़ा जो डाउट मुझे ऐसा लग रहा है
कि इसके कारण हो सकता है कि एक नया घोटाले को जन्म मिले। कैसे? आप बात ध्यान से समझना। बैंक को तो आप ऑन पेपर जो है वो क्लीन दिखा दोगे इस सरकारी एआरसी के माध्यम से, बट कहीं ना कहीं एआरसी का तो लॉस होगा ही होगा। तो क्या पता कुछ षड्यंत्र रचा जाए कुछ लोगों के द्वारा, जो होते हैं ना कि जिनको नॉलेज होती है, सरकारी बैकग्राउंड भी उनका होता है, पावरफुल ब्यूरोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि सरकारी सपोर्ट से ही, जैसे फॉर एग्जांपल कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए, क्योंकि 500 करोड़ के ऊपर से ये डील करेगी तो चलो 1000 करोड़ रुपए मान लेते हैं, ये 1000 करोड़ का एक अकाउंट जो है वो बैंक में एनपीए हो गया और ये 1000 करोड़ कोई लेकर जो है वो फरार है मतलब ये मान के चलो, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो बैंक से, तो बैंक ने क्या किया, इस 1000 करोड़ के अकाउंट को जो है वो ये सरकारी एआरसी एनएआरसी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसको जो है वो दे दिया, राइट। ये जो कंपनी है एनएआरसीएल को जो है वो दे दिया, राइट। एनएआरसीएल 1000 करोड़ का अकाउंट। अब ये एनएआरसीएल के पास जो अकाउंट गया 1000 करोड़ का, इसने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, राइट। इसने उसको लॉस जो है वो दिखा दिया, क्योंकि इन्हीं के मतलब हो सकता नहीं कुछ लोगों की षड्यंत्र हो कि आप जो है वो अपने शीट में जो है वो लॉस दिखा दो, क्योंकि आपके पास तो सरकारी बैकिंग है, राइट। तो ये ऐसी भी हरकतें हो सकती है कि बैंक को तो आपने मुक्त करा दिया एनपीए, ऑन पेपर तो बैंक को दिखा रहे हो कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, बट एट दी एंड कहीं ना कहीं तो लॉस हो जाएगा और इस प्रकार से घोटाले को जन्म मिल जाएगा, है ना। तो ये एक चीज मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, राइट। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, क्या विचार है इस चीज पर, बताइएगा। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है गाइस? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो ये परचेज कर लेती है कंपनी, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। और ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैलेंस शीट जो है वो सुधार देती है, क्लीन अप कर देती है। इससे बैंक को जो है वो मदद मिलती है कि बैंक अपनी नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज करे और बाकी वसूली का काम जो है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करे। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर की जाती है। और किस कानून के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है वो लीगल बैकिंग जो है वो मिली है? तो सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसके थ्रू जो है वो सेटअप किया गया था एआरसी को इंडिया के अंदर। एंड साथ ही साथ एआरसी के लिए कैपिटल नीड्स की क्या आवश्यकता होती है? तो 2016 में अमेंडमेंट लाया गया, जिसके तहत एआरसी को अगर आपको सेटअप करना है तो मिनिमम फंड 2 करोड़ का होना चाहिए। हालांकि 2017 में आरबीआई ने इस मिनिमम फंड को 100 करोड़ कर दिया कि एआरसी कंपनी को सेटअप करने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग जरूरी है। और इवन एआरसी के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 15% का रिस्क वेटेड एसेट का होना चाहिए। मतलब कि जो आप परचेज कर रहे हो, जो एसेट्स, मतलब कि आप जो ला रहे हो अपने पास, यानी कि परचेज कर रहे हो बैंक से, तो आपके पास लिक्विडिटी 15% की होनी चाहिए, राइट। कि जिससे कि आप वो चीज रिलीज कर सको, पैसे को रिलीज कर सको। एंड सेकेंडली, टोटल स्ट्रेस जो हम लोग को बैंकिंग सिस्टम में आज की डेट में 15 लाख करोड़ से ऊपर का देखने को मिल रहा है। इसलिए आज की डेट में आवश्यकता है कि इस प्रकार से स्ट्रेस एसेट को डील करने के लिए एक कोई कंपनी होनी चाहिए। और आज की डेट में एनएआरसीएल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो सामने आई है, तो ये कई हद तक जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो स्ट्रेस है, जो एनपीए की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसको रिजॉल्व करने का काम करेगी। बट यस, बात यही है कि इससे क्या पता, कोई हो सकता है कि कोई ना कोई घोटाला जो है वो फिर से जुड़ा हो। तो इस पर बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स जो है, ईमानदार ऑफिशियल जो है, उन्हें कड़ी निगरानी रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इस एनएआरसी को जो है वो सरकारी बैकिंग मिली हुई है। तो हो सकता है ये बैंक की बैलेंस शीट तो बचा दें, बट इनडायरेक्ट रूट एआरसी के माध्यम से घोटाला जो है वो कर लें। तो इस पर बहुत कड़े नियम बनाने की सख्त आवश्यकता है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और बाकी एनएआरसीएल यानी कि ये जो कंपनी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये जब आएगी एग्जैक्टली अभी तो प्रपोजल ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट जब ये आएगी, सेटअप होगी, तब हम इस पर और डिटेल में, हो सकता है कि कुछ और नए रूल्स रेगुलेशन इससे रिलेटेड जो है वो सामने आए, तब हम और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए एआरसी क्या है मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको पता लगा होगा कि ये जो नई कंपनी, जो सरकार की बैकिंग जिसको मिल रही है, तो इससे जुड़े जितने भी पॉइंट्स है वो आपको मिल गए होंगे, राइट।